हाँ तो भाई लोगों करते हैं स्टार्ट। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं पीओसी। अब ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ रखी है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो भी चीज़ें यूज होंगी और कुछ नई बातें भी सामने आएंगी। तो जैसे जैसे जो चीज़ जहाँ यूज होगा वहीं पर मैं आपको बताता जाऊँगा। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आप गौर से देखिए, ये भी एक साइक्लिक ईथर है और ये भी एक साइक्लिक ईथर है। कहता है एक्स और वाई दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि आपको ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ना H3O प्लस कोमा लगाकर ये NaOI लिखा हुआ है, ये NaOI का मतलब है बच्चों ये I2 प्लस का NaOH, आपने पढ़ा होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर, जैसे देखिए मान लिया पहला ऑप्शन इसका सही है तो पहले हाइड्रोलाइसिस करना है। आपको पता है कि ईथर जो है आसानी से रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन करता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। तो जैसे एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन करेंगे तो अब इतना तो आप लोग जानते होंगे, सबसे पहला नंबर प्रोटोनेशन होगा, बॉन्ड टूटेगा बारी बारी से दोनों जगह से, यहाँ से भी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो कार्बन है CH2, यहाँ पर लगा देना है एक OH हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, और यहाँ पर भी लगा देना है OH, और ऐसा ही एक दूसरा मोल इधर भी बनकर तैयार होगा, मतलब 2 मोल ये मिलेंगे। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहला नंबर प्रोटोनेशन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर H2O का अटैक होगा, OH बन जाए। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी OH बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड तोड़ेंगे, यहीं पर OH लग, तो होगा क्या, CH2 के ऊपर जो है आपको 2 OH इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और आप जानते हो किसी भी कार्बन पर 2 OH आने का मतलब है जेम डाइयोल अनस्टेबल होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, डिहाइड्रेट होकर ये CH2 डबल बॉन्ड CO में कन्वर्ट हो जाए, कहने का मतलब फॉर्मल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे आपको जो है ना 3 मोल फॉर्मल डिहाइड मिलने वाला है और इससे आपको जो है इथाइलिन ग्लाइकोल मिलने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप दोनों के ऊपर जब अप्लाई किया हमने, पहला स्टेप जब हमने दोनों के ऊपर अप्लाई किया तो हमने क्या पाया, हमने ये देखा कि इससे हमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिल रहा है और इससे ये मिल रहा है, ठीक है। मतलब पहले स्टेप में, पहले स्टेप जो हाइड्रोलाइसिस है उससे ये दोनों डिफ्रेंशिएट नहीं हुए। डिफ्रेंशिएट होने का मतलब क्या होता है कि एक से रिएक्शन करे एक से रिएक्शन नहीं करे, समझ के बात को। लेकिन हाइड्रोलाइसिस से तो दोनों हो गया। अच्छा, अब अगला देखिए I2 प्लस NaOH। तो बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है, क्या इन दोनों में से कोई एक भी दे पाएगा? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बच्चों ना तो ये देगा और ना तो ये देगा, ठीक है। कैसे? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए आप जानते हो कि इस तरह से कंपाउंड का मिथाइल कीटोन के रूप में होना जरूरी है, ठीक है, या फिर CH3 यहाँ पर CH है ना 2OL के रूप में, है ना 2 डिग्री का अल्कोहल जो है दूसरे पोजीशन पर OH का होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में जब होता है तब हम लोग जानते हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये तो आयोडोफॉर्म नहीं दे पाएगा, ना तो ये देगा और ना तो ये देगा। फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट जो है बच्चों एल्डिहाइड अगर कहीं पर भी आपको एल्डिहाइड दिख जाए तो बेसिकली फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज करता है, खुद को तो रिड्यूस करता है और उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 3 प्रकार के टेस्ट आपके सामने आएंगे हर हमेशा, मतलब एल्डिहाइड को लेकर, ठीक है। एक फेलिंग आएगा, दूसरा बेनेडिक आएगा, ठीक है, फिर एक सिफ भी आएगा, और सबसे पॉपुलर होता है टोलेंस टेस्ट, ठीक है, टोलेंस टेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर फिलहाल फेलिंग के बारे में बात हो रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा वैसे वैसे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा सामने मैं इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। तो फेलिंग टेस्ट जो है, ठीक है, फेलिंग टेस्ट क्या करता है, एल्डिहाइड को बेसिकली डिटेक्ट करता है। इसे आप मान लीजिए कि सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपाउंड पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसको हमें पता लगाना है कि भाई इनमें से कौन सा एल्डिहाइड है।
तो आप उसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, तुरंत एल्डिहाइड को डिटेक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और उसका कलर चेंज कर देता है। समझ के बात को? खैर, तो मेरे कहने का मतलब है कि चूंकि ये एल्डिहाइड है तो फेलिंग तो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ये अल्कोहल है तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब फेलिंग ने क्या किया, फेलिंग ने भेदभाव क्रिएट कर दिया, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए जो सोडियम दिया हुआ है ना, सोडियम क्या करता है, जब भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि एक्टिव हाइड्रोजन, कैसे हम समझेंगे एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यदि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ लगा हुआ हो तो वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। और वैसी स्थिति में जब हम इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है ना लिबरेट कर जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकाल लेगा, जबकि सोडियम का रिएक्शन इसके साथ नहीं होगा। समझ में आई बात? इसका मतलब बी और सी ऐसे ऑप्शन है जिसमें जो बाद में लिखा हुआ है, हाइड्रोलाइसिस के बाद लिखा हुआ है, तो फेलिंग जो है इसको इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, लेकिन इसके साथ नहीं करेगा। और सोडियम क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन गैस निकालेगा लेकिन उसे नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों फिर से वही वाली बात देखिए, अब आप समझ गए होंगे हाइड्रोलाइसिस होने वाला है। तो हाइड्रोलाइसिस में आप जानते हो सबसे पहले नंबर क्या होता है, ये प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन के बाद यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और यहीं पर OH का अटैक होगा, H2O का अटैक, फिर यहाँ से H2O का अटैक होगा, OH बन जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या बच्चों, CH और यहाँ पर देखिए OH ऐसे लगा दीजिए, एक OH ऐसे लगा दीजिए। अब आप गौर से देखिए इसको, तो ये क्या है, एक ही कार्बन पर 2 OH आ गया पिछले क्वेश्चन जैसा, तो यहाँ से H2O आपको निकाल देना है, इसे H2O निकाल देंगे और ये बन जाएगा बच्चों CH3CHO, फिर से एल्डिहाइड बन गया, ध्यान रखिएगा। और इधर बच्चों फिर से वैसे देखिए हाइड्रोलाइसिस है तो सबसे पहला नंबर प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन करने के बाद बॉन्ड तोड़ देंगे और फिर यहीं पर जो है OH लगा देंगे, H2O का अटैक हो जाएगा और OH लग जाएगा। तो कुल मिलाकर गौर से अगर आप देखिए तो CH3CH2OH बन गया, ठीक है। मतलब एक तरफ क्या मिला, अल्कोहल, 2 मोल अल्कोहल के मिलेंगे, ठीक है, और एक तरफ बच्चों एसिटल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड मिला। अब देखिए पहला स्टेप, जैसे पहले ऑप्शन में चलते हैं, पहले ऑप्शन में क्या है, H3O+ दे रखा है, तो इसका मतलब हमें ये सोचना है कि क्या H3O+ है ना, क्या H3O+ का रिएक्शन दोनों के साथ होगा, हो रहा है। फिर उसके बाद रिएक्शन होने के बाद जो सोडियम है क्या इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। सोडियम का काम होता है हाइड्रोजन को निकालना। सोडियम जब भी कभी क्वेश्चन में आ रहा होगा तो आप मान के चलिएगा कि इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकालने की बात करेगा। तो बच्चों देखिए ये अल्कोहल है तो ये H2 गैस देगा सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर, जबकि एल्डिहाइड है तो ये नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सोडियम क्या करेगा, इन दोनों प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करेगा। दूसरा हम देखिए बच्चों यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट दिया, देखिए पहले हम तो हाइड्रोलाइसिस है ही, तो हाइड्रोलाइसिस से हमें प्रोडक्ट मिल गया है। अब है टॉलेंस टेस्ट, तो टॉलेंस टेस्ट क्या करेगा, तो टॉलेंस टेस्ट जो है एल्डिहाइड को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, कहने का हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करता है और प्रेसिपिटेट बनाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉलेंस क्या करेगा, इस एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन करेगा लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसका मतलब टॉलेंस ने भी भेदभाव क्रिएट किया है इसके अंदर। और फेलिंग के बारे में बताया था अभी मैंने, 4 रिएक्शन होते हैं बच्चों, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट और सिफ, ठीक है। ये चारों के चारों जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन इन चारों में से एक बात और बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। चारों में से एक टॉलेंस रिएजेंट ही ऐसा है जो कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। बाकी फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सिफ, ठीक है, सॉल्यूशन, ये सब कोई भी आ जाए, सिफ बेस बोलते हैं उसको, तो इन सब में से कोई भी आ जाए, ठीक है, तो वो केवल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक के साथ में, मतलब बेंजल डिहाइड आपको दिख जाए तो नहीं करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल क्या है, फिलहाल तो एसिटल्डिहाइड है और टॉलेंस दिया हुआ है, तो टॉलेंस तो वैसे भी सबसे करता है। फेलिंग सॉल्यूशन है तो फेलिंग सॉल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके साथ देखिए रिएक्शन करेगा, है ना। और चूंकि ये केवल एल्डिहाइड को डिटेक्ट करता है,
तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा फेलिंग, और इसके साथ नहीं करेगा अल्कोहल के साथ। इसका मतलब इसने भी डिफरेंशिएट किया। इसका मतलब यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है ना, सोडियम, टोलेंस और फेलिंग, ये तीनों के तीनों ऐसे रिएजेंट लिखे हुए हैं जो कि क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। भेदभाव करने का मतलब कि एक से रिएक्शन कर रहा है, दूसरे से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो हिंसबर्ग है ना, हिंसबर्ग, ठीक है, ये हिंसबर्ग जो है बच्चों, ये बेसिकली क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री का जो एमीन है और 2 डिग्री का एमीन, 3 डिग्री के एमीन सबके साथ जो है रिएक्शन करता है। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट में बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हिंसबर्ग से साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 1 डिग्री में जो भी सॉल्ट आपको मिलेगा उसको अगर हम बेस के अंदर डाल देते हैं तो फिर क्या होता है बच्चों, वो सोलेबल हो जाता है। ठीक है, और 2 डिग्री वाला इनसोलेबल होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हिंसबर्ग जो है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्राइमरी एमीन दिया हुआ है, ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। ठीक है, तो ये दोनों के साथ NH2 दोनों है तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। कुल मिलाकर बात यही है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट में आप जानते ही हो कि 1 डिग्री का ही एमीन पार्टिसिपेट करता है, 1 डिग्री का एमीन पार्टिसिपेट करता है। तो 1 डिग्री एमीन यहाँ भी है और 1 डिग्री एमीन यहाँ भी है। तो कहने का मतलब ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या हुआ, ये दोनों से रिएक्शन करके इसको NC में बदलेंगे। ठीक है, RNC में R के जगह पर एक बार साइक्लोहेक्सेन लगा देंगे, एक बार इस तरह से बेंजीन लगा देंगे। आइसोसाइनाइड में ये भी बदलता है। हिंसबर्ग में क्या होता है, प्राइमरी एमीन से प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो भी आएगा उसको हम बेस में डालेंगे तो सोलेबल होता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन है दोनों के साथ होगा। अब उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीसरे नंबर में NaNO2 HCl और बीटा नेप्थोल है। अब ये जो NaNO2 प्लस का HCl है, इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये जो एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन, तो एनिलीन में ये क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, N2 प्लस और Cl माइनस बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, एलिफैटिक वाले में, ठीक है, यहाँ पर भी N2 प्लस बनता है, लेकिन एलिफैटिक वाले केस में जब ये डाइजो N2 प्लस बनता है ना, तो ये अनस्टेबल होता है और यहाँ से तुरंत N2 गैस रिलीज होने के कारण यहाँ पर बन जाता है कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन क्या करता है, ये कार्बोकेटायन क्या करता है ना, इस पर H2O का जब अटैक होगा तो बेसिकली ये फाइनली जो है ना, ये आपको अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे दोनों का, ठीक है, तो दूसरा वाला जो है ना वो तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जबकि पहला वाला क्या करता है, ये जो बीटा नेप्थोल दिया हुआ है, बीटा नेप्थोल जो दिया हुआ है बच्चों इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या करता है इसके साथ, ठीक है, इस तरह से बच्चों ये एक प्रकार से इस तरह का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्या करता है, इस तरह का कंपाउंड बनाता है। तो अब सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। हिंसबर्ग ने दोनों के साथ रिएक्शन किया, करेगा। आइसोसाइनाइड दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसमें NaNO2 प्लस HCl भी दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो दोनों में अलग अलग दिख रहा है। बाद में जो बनने वाला प्रोडक्ट है दोनों में अलग अलग दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बीटा नेप्थोल ने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया ना भाई, इसके साथ रिएक्शन करके अलग प्रोडक्ट बना रहा है और इसके साथ जो है, इसके साथ तो प्रोडक्ट ही अलग बन रहा है। समझ में आई बात। और ये जो NaOH है बच्चों, NaOH के सॉल्यूशन में है ना, चाहे ये वाला एमीन हो चाहे ये एमीन हो, बोले तो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक एमीन हो, दोनों में से कोई भी सोलेबल नहीं होता है। समझ गए बात को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों देखिए, अब यहां पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। ठीक है, जब भी फिनॉल की बात आएगी ना, फिनॉल, ठीक है, तो फिनॉल के टेस्ट में हर हमेशा 2 चीजें आपके सामने आएंगी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है और ये वायलेट कलर देता है। कैसा कलर देता है बच्चों, वायलेट या पर्पल कलर बोलते हैं उसको,
वायलेट पर्पल बोल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको फिनॉल को डिटेक्ट करना हो, फिनॉल को सॉल्यूशन से डिटेक्ट करना हो, तो आप उसके अंदर FeCl3 डालिए, है ना। कलर में आपको जो है वायलेट पर्पल कलर मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि वो इसके अंदर फिनॉल है। और अगर फिनॉल नहीं है तो आप FeCl3 डालोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, मतलब कलर ही चेंज नहीं होगा। समझ गए बात को। दूसरा होता है बच्चों कि अगर हम एक्वस NaOH ले लें, ठीक है, एक्वस NaOH सॉल्यूशन ले लें, तो देखिए जो OH माइनस है, आप समझ सकते हो, ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से इस H2O को निकाल लेता है और ये सोडियम सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, एक्वस NaOH के साथ में, मतलब OH माइनस के साथ में भी इसका रिएक्शन तो हो ही रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि एक्वस NaOH में ये सोल्यूबल है या नहीं है, तो ये एक्वस NaOH में बच्चों सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये दो चीज याद रखिएगा, बाकी और भी कुछ रिलेटेड बात होगी तो मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कहता है अबव कंपाउंड कैन बी डिफरेंशिएट बाय यूजिंग द रिएजेंट। अब यहाँ पर देखिए फिर से वैसे ही 3 लगातार दिए हुए हैं, है ना, 3 लगातार रिएजेंट दिए हुए हैं और जिसको कि आपको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहला है, तो जैसे मान लीजिए NaOH है, तो NaOH है, तो ये क्या करेगा, NaOH है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये OH माइनस यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल के सॉल्ट बनाएगा और यहाँ से भी निकालेगा, मतलब ये दोनों के दोनों जो है NaOH में सोलेबल है। फर्स्ट और थर्ड जो है दोनों सोलेबल हैं। टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। FeCl3 है, तो FeCl3 जो है बच्चों, ये केवल इस फिनॉल को डिटेक्ट कर पाएगा। बताया ना, FeCl3 क्या करता है, इस फिनॉल का कलर चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ पता, सबसे पहले नंबर में जब हमने NaOH यूज में लिया, तो NaOH ने क्या किया, इन दोनों के साथ रिएक्शन किया और बेसिकली ये दोनों सोलेबल हो गए। फिर उसके बाद जो है टोलेंस रिएजेंट आया, तो टोलेंस जो है किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। FeCl3 क्या करेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना, नहीं समझे भाई, NaOH जो है ये तो सॉल्ट फॉर्म में, अब ये फिनॉल फॉर्म में तो रहा ही नहीं, ठीक है। तो FeCl3 क्या करता है, फिनॉल को डिटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ये फिनॉल फॉर्म में रहा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड में बच्चों ये देखिए क्रोमेट है CrO3, ये क्या करता है, एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री का जो अल्कोहल है ना, 1 डिग्री का अल्कोहल CH2OH, इसको ये क्या करता है, इस तरह से CHO में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, CHO में। अब इसका मतलब क्या हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो कीटोन में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी देखिए 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड हम नहीं बना सकते और इसका भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो CrO3 है, इसने क्या किया, इन तीनों के साथ, जब ये तीनों एक ही सॉल्यूशन में डाले हुए हैं, ठीक है, और जैसे हमने CrO3 को डाला, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये आपको एल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये क्या करेगा, टोलेंस रिएजेंट तुरंत इसको डिटेक्ट कर लेगा, नहीं समझे बात को। टोलेंस रिएजेंट जो है तुरंत किसको डिटेक्ट करेगा, एल्डिहाइड को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल जाएगा, मतलब तुरंत पहचान लिया जाएगा, तुरंत इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बाकी बच गए सॉल्यूशन में ये दोनों, बाकी बचे सॉल्यूशन में ये दोनों। अब इन दोनों को कैसे डिटेक्ट किया, उन दोनों में से कोई एक को कैसे निकाला जाए, तो देखिए FeCl3 है ना हमारे पास, तो ये FeCl3 क्या करेगा, इस फिनॉल को यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है, मतलब फिनॉल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, समझ गए बात को। तो FeCl3 क्या करेगा, इन बाकी बचे हुए दोनों में से इसको निकाल लेगा, बाकी ये बच जाएगा, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।